नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा और दृष्टि टेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दृष्टि टेक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इंजीनियरिंग बच्चों के लिए जैसे कि एई बड़े बड़े एग्जाम को डील करते हैं। जैसे एई हो गया, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, और हाल ही में जैसे कि आपको मालूम है एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी भी अभी आने वाली है और एई की भी आने वाली है। तो इन इंजीनियरिंग एग्जाम में हिंदी का जो वेटेज है, जहां जहां हिंदी आने वाली है वो हिंदी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं हिंदी आपको स्ट्रक्चर हिंदी बताऊंगा जिससे कि मेरे इंजीनियरिंग भाइयों को, इंजीनियरिंग छात्रों को दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो, इंजीनियरिंग छात्र होता है, अगर मैं हिंदी का नाम लेता हूं तो सबसे पहले वो बोर हो जाता है कि हिंदी कैसे पढ़ी जाए सर। तो मैं हिंदी को आपको सरल भाषा में स्ट्रक्चर वाइज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी मेरी स्ट्रक्चर हिंदी तो डेफिनेटली आप इस दृष्टि टेक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको हिंदी में कहाँ दिक्कत आती है, कौन से चैप्टर में दिक्कत आती है। मैं आपकी कमेंट डेली पढ़ूंगा और उसके अनुसार आपको यहाँ वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो हिंदी अब पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी यूपी एई की वैकेंसी भी आने वाली है जिसमें 25 क्वेश्चंस काय के आते हैं, हिंदी के आते हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 75। और 75 जो ये आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो मेरे इंजीनियर छात्रों, आपको हिंदी में ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर मैं एमपी सब इंजीनियर की बात करूं तो 15 नंबर की हिंदी है, तो 15 नंबर भी स्कोरिंग है। ये ज्यादातर इंजीनियरिंग छात्र इसको छोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं। मगर आप अंकित सर के साथ स्ट्रक्चर हिंदी पढ़िए तो आपको हिंदी छोड़ने का अब ख्याल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आज मैं जो लेक्चर शूट करने वाला हूं, आज का मेरा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिंदी का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मेरा वीडियो है जैसे ही मैं समास चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अगर आपने इसे कंटिन्यू देखा तो मैं बता रहा हूं समास आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक समास। ठीक है, जैसे कि समास की हम बात करें तो समास की कभी कभार डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल अक्षरों में आपको बताने वाला हूं। शब्द कोष्टक में पद लिख रहा हूं, बताऊंगा क्यों लिखा है मैंने, प्लस शब्द कोष्टक पे फिर से पद लिख रहा हूं। देखिए पूरा स्ट्रक्चर वाइज ही कर रहा हूं। ये कॉल्ड समास क्या लिखा है आप खुद ही बताइए। इसको हम बोलते हैं प्लस। हिंदी में अगर बोला जाए तो योग, योग बोल दूं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यूज करें। आप प्लस भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लिखा हुआ है? शब्द। इधर भी क्या लिखा हुआ है? शब्द। एक शब्द, दो शब्द। कितने शब्द? दो शब्द। जब दो शब्दों का योग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कितनी सरल भाषा देखिए, दो शब्द बोल दो या दो पद बोल दो। ठीक है, दो पद भी हम बोलेंगे, ऐसा बोल दिया अगर मैंने, दो पदों का योग समास कहलाता है, दो शब्दों का योग समास कहलाता है। ये बहुत ही स्वीट, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, आपको अगर आता है कि दो शब्दों का मेल होता है कि दो वर्णों का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, दो शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो ध्वनियों का मेल, समास की डेफिनेशन क्या है? तो आप क्या लगाएंगे? दो शब्दों या दो पदों के मेल को या योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के अंदर जाने से पहले मैं कुछ शब्दावली को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि वो शब्दावली आपकी अगर क्लियर हो गई तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं समास पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दिक्कत वही टर्मिनोलॉजी में आती है। जैसे कि हम कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स का आप यूज करके उसको पूरा एक्सप्लेन करते हो। ऐसे ही मैं समास के कुछ कीवर्ड्स यहां बताने जा रहा हूं, उस कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है ना, देखिए वो कीवर्ड्स लिख भी रहा हूं मैं। पूर्व पद लिखा है मैंने,
परपद या उत्तर पद लिखा मैंने लिखा प्रधान, मैंने लिखा गौण, मैंने लिखा विशेषण, मैंने लिखा विशेष्य। अब सर आपने ये समास पढ़ाने से पहले ये क्या आपने रख दिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको समास के 6 भेद पढ़ाने जाऊंगा, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, और उन 6 भेदों में इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा मैं। और यही टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आएगी तो आप समास की डेफिनेशन जो आपने शब्दों का मेल करा है और जो आप 6 भेद की डेफिनेशन पढ़ेंगे कैसे होगा, और ये आपकी क्लियर हो गई तो 6 भेद आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है ना। अब सर ये भी बता दो, ये पूर्व पद और ये परपद उत्तर पद क्या होता है? ये पद है ना बेटा। चलो सबसे पहले पूर्व पद के बाद आए तो पूर्व पद मैंने क्या बोला? 2 शब्दों का मेल या 2 पदों का मेल क्या होता है? समास होता है। अब देखिए मैंने लिखा रसोई धन घर बराबर रसोई घर। अब मेरी बात समझना बच्चों, रसोई घर एक शब्द है जो किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? एक तो रसोई और एक घर। मेरी बात समझे आप? अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूं आपको, पूर्व पद। देखिए ये मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं लेफ्ट साइड वाले को मतलब पीछे वाले को, इस साइड वाले को पूर्व बोलता हूं, इस साइड वाले को पर बोलता हूं। पर पद को उत्तर पद भी कहते हैं। आगे मेरे बात समझ में? तो जल्दी से बताइए पूर्व पद कौन सा है? सर ये वाला है। आपने तो बोला ऐसे खड़ा हो तो इस साइड वाला, और इस साइड में मेरे क्या है? ये। परपद कौन होगा? ये। तो घर क्या है? परपद को उत्तर पद भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जब दोनों पदों का योग कर देते हैं तो क्या बन जाता है? समास बन जाता है। देख लो, 2 शब्दों के योग से बना एक शब्द क्या कहलाता है? समास। आपको ये ऐसा टूटा हुआ नहीं आएगा, समझाने के लिए तोड़ा है मैंने। इसको बोलते हैं विच्छेद, जो कि आप संधि में करते हो, और समास में क्या होता है? विग्रह। आ रही मेरी बात समझ में? मगर इसको ऐसे बताने का मेरा तात्पर्य इन 2 टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना था, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आपको तो शब्द ऐसा लिखा आएगा, पूरा एक शब्द लिखा आएगा, आपको तोड़ना रहेगा। तो जल्दी बताइए पूर्व पद कौन सा है? ये है सर। परपद कौन सा है? ये है सर। 2 पदों से मिलकर बना एक शब्द क्या कहलाता है? समास। आ रही बात समझ में? ये पद और ये। अच्छा एक और लिख रहा हूं मैं, आलू वाला। मैंने लिखा आलू वाला। जल्दी से बताओ पूर्व पद और परपद। सर आपने इतना समझाया है, समझ में आ गया। ये है पूर्व पद आलू, और ये वाला क्या है? परपद। और दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक संपूर्ण शब्द बन गया आलू वाला। आलू वाला एक व्यक्ति होता है जिससे आप आलू खरीदते। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं सरल शब्द इसलिए आपके सामने रखता हूं कि आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। आ रही मेरी बात समझ में? टफ शब्द भी रखूंगा जब मैं आपको ये पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया आपको? चलिए बोलिए हाँ ठीक। तो ये पूर्व पद परपद मिटा दूं यहां से? बिल्कुल मिटा दिए सर। अब आए प्रधान और गौण। अब आए प्रधान और गौण। अब देखिए इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं प्रधान और गौण। आपको पूर्व पद परपद समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए प्रधान क्या होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि आपके घर में आपकी शादी है, आपकी शादी है, और आपको आपके दोस्त को कार्ड भेजना है, पत्रिका। तो आप मुझे बताएं, आपके दोस्त को आप जो पत्रिका भेजोगे वो उसके नाम पे भेजोगे कि उसके घर के बड़े के नाम पे भेजोगे? उसके पापा के नाम पे। तो आप बोलोगे सर उसके पापा के नाम पे भेजेंगे हम। उसके पापा के नाम पे भेजोगे ना? क्यों? क्योंकि उस घर का प्रधान व्यक्ति कौन है? बड़ा मेंबर कौन है? उसके पापा, ना कि वो। आ रही बात समझ में? तो देख लीजिए आप, इसको रफ करता हूं। अब इन 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं। इसी शब्द को ले रहा हूं फिर से मैं, रसोई घर। मैंने आपसे पूछा रसोई का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर रसोई का अर्थ होता है जहां खाने के व्यंजन बहुत सारे होते हैं। बहुत से बच्चे इस रसोई को समझते हैं किचन,
अपने घर में किचन होता है? तो बिल्कुल नहीं है इसका अर्थ किचन। इसका अर्थ होता है जहां पे खाने के बहुत सारे व्यंजन उपस्थित हो, उसी को हम रसोई बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो हम तेरही करते हैं, तो तेरही खाने जाते हैं, या बोलते हैं रसोई खाने जा रहे हैं। तो हम रसोई खाने जाते हैं तो उसके घर के किचन में जाते हैं कि बाहर खाते हैं? जल्दी बताइए, बाहर ही खाते हो ना, किचन में जाते हो क्या? तो रसोई का अर्थ सिंपल सा है, जहां पे खाने के बहुत सारे व्यंजन उपस्थित हो उसको हम रसोई कहते हैं। अब मेरी बात समझना, रसोई के पीछे जैसे ही मैंने क्या जोड़ दिया? घर। क्या जोड़ दिया? घर। अब मेरी बात समझना, घर यही जोड़ा तो इस पूरे का अर्थ अब बताओ क्या हो गया? इस पूरे का अर्थ बताओ क्या हो गया? अब सर इसका अर्थ हुआ है किचन। अब इसका अर्थ हुआ है किचन जो हमारे घर में होता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो देख लीजिए सर, अब बस यहीं पे वो आंसर था प्रधान और गुण का। जब मैंने बोला था रसोई, तो आपने क्या बोला था? इसका अर्थ होता है जहां पे खाने के बहुत सारे व्यंजन उपस्थित हो। मगर रसोई के पीछे, पीछे मतलब पर पद है ना ये, और ये पूर्व पद है। पर पद में जैसे ही मैंने घर जोड़ा तो रसोई का अर्थ क्या हो गया? चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। बस जो शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रधान। और जो शब्द अपने अर्थ को परिवर्तित होने देता है उसे बोलते हैं गुण। इसको समझाने का एक इतना अच्छा तरीका आपको बताऊंगा कि आप कभी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। 3 दोस्त तो समझो आप, जिसमें 2 ड्रिंक करते हैं, भयंकर ड्रिंक करते हैं, वो तीसरा ड्रिंक नहीं करता है, ठीक है? 1 महीना वो उनके साथ रहेगा तब भी ड्रिंक नहीं करी, मगर दूसरे महीने में जब देखा तो वो दोनों के साथ उसने भी क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया उसको। समझ गए आप? अब इसका मतलब ये है कि तीनों ड्रिंक करने लगे। तो मुझे बताओ, वो जो तीसरे बंदे को ड्रिंक कराने का श्रेय किसको जाता है? उन 2 बच्चों को। तो वो 2 बच्चे कैसे हो गए? उसके गुरु हो गए। उसके गुरु हो गए क्योंकि उनने उसको क्या करना सिखाया? ड्रिंक करना। क्या सिखाया? ड्रिंक करना। वो परिवर्तन किस में हुआ? एक सीधे साधे व्यक्ति को आपने ड्रिंक करना सिखा दिया, तो परिवर्तन किस पे हुआ? वो सीधे लड़के में। तो जिसपे परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया? गुण। और जिसने करा था वो तो गुरु थे ही, तो वो क्या हो गए? गुरु। आ रही मेरी बात समझ में? समझना। एक और चीज जल्दी फटाफट करता हूं मैं। जैसे कि आप 2 लोग हैं, हम 2 लोग हैं, एक मैं हूं अंकित और एक और मेरा दोस्त है। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मेरा दोस्त सिगरेट पीता है, बट मैं उसके साथ रह रह के सिगरेट भी नहीं लगा। समझना। तो परिवर्तन किस में हुआ? मुझ पे हुआ ना। तो मैं क्या हो गया? गौण। वो किया किसने? मेरे दोस्त ने। तो वो मेरा गुरु हो गया ना, तो वो क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो बात समझ में आई? जो शब्द अपने अर्थ को परिवर्तित होने देता है वो गौण कहलाता है, और जिसके कारण परिवर्तन होता है वो प्रधान कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस पे आप बताएंगे। मैंने लिखा आलू। अब जल्दी से बताइए आलू का अर्थ क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर एक सब्जी का नाम है आलू। ठीक है, मैंने मान लिया सब्जी का नाम है। अभी समझना सर, ये जैसे कि मैंने रसोई लिखा था ना, रसोई ये अभी प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। ये गुण कब होगा? जब इसके पीछे मैं घर लगा दूंगा। मगर जब तक घर नहीं लगेगा ना इसके पीछे, तब तक ये स्वयं में इसका स्वयं का एक अर्थ है। आ रही बात समझ में? तो ये प्रधान है। मगर किसी अन्य शब्द के जुड़ जाने से जब इसके प्रभाव कम होने लगा तो इसको मैंने गुण बोल दिया। गुण का मतलब ये नहीं कि उसका अर्थ ही मतलब खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, अर्थ में हल्का सा परिवर्तन हुआ है। जैसे आप उपसर्ग पढ़ते हो, जैसे देख लो एक बार, मैंने बोला ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, मगर एक अक्षर जोड़ दूंगा इसमें मैं, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा सर। क्या हो गया? अर्थ हो गया अनर्थ। ज्ञान मतलब नॉलेज, अज्ञान मतलब अज्ञानी। तो किसने अर्थ परिवर्तित करा? इसने। तो प्रधान कौन हुआ? ये हुआ ना। गौण कौन हुआ? ये हुआ। मगर आके लगने से पहले ये क्या था? प्रधान था, क्योंकि इसका स्वयं का अपना क्या है? अर्थ है। तो जल्दी बताइए आलू क्या है? प्रधान शब्द है। मगर जैसे इसके पीछे में क्या जोड़ दूंगा? वाला। तो अब मुझे बताओ इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सब्जी होता है कि हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर अब ये व्यक्ति है, आलू वाला एक व्यक्ति है, सब्जी वाला। तो आलू का अर्थ किसने परिवर्तन करा? वाला ने। तो वाला क्या हो गया? प्रधान। और आलू क्या हो गया? मगर वाला के लगने से पहले ये क्या था? प्रधान था। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, एक और बार बता दूंगा मैं, ठीक है ना? चलिए,
तो मैं अभी समझ रहा हूं कि आपको प्रधान और गौण समझ में आ गया है, तो इसको भी रफ कर रहा हूं मैं। समझना, आपको मैंने बोला इस टर्मिनोलॉजी का कुछ अर्थ निकलेगा आगे तो डेफिनेटली निकलेगा। अभी आप देखने वालों, ये चुटकियों में समास पढ़ने वाले, आप देखो अभी ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब मेरी दूसरी टर्मिनोलॉजी थी विशेषण और विशेष्य। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा है। विशेषण को हम इंग्लिश पे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब मेरे जो इंजीनियरिंग भाई हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, इसलिए मैंने एडजेक्टिव लिख दिया यहाँ पे। और एडजेक्टिव आपको मालूम ही क्या होते हैं, है ना? जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन या प्रोनाउन को, जैसे कि मैंने बोला राम की लाल टोपी। क्या बोला? लाल टोपी। अब मुझे बताओ इन दोनों, ये एक पूरा पूर्ण शब्द है, इसमें मुझे बताओ देखो समास क्या होता है? दो शब्दों का मेल। इसका मतलब यहां पे क्या दो शब्द तो होंगे, तो पहला शब्द तो निकाल दे अपन लाल, और दूसरा शब्द क्या है? टोपी। अब इंजीनियरिंग बच्चे हो आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि टोपी क्या है। अगर मैं उससे बात करूं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्या आपको मालूम होगा। और लाल क्या है? जैसे कि मैं बोलूं ये शर्ट है, मैंने शर्ट कैसी पहनी है? ब्लू। तो शर्ट तो क्या है? नाम है, तो नाउन हो गई। मगर इसकी विशेषता क्या है कि ये क्या है? ब्लू। ऐसे ही टोपी क्या है? विशेष। विशेष ही को तो बोलते हैं संज्ञा या सर्वनाम, जिसको हम समास की भाषा में क्या बोलते हैं? समास की भाषा में क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। और इन्हीं विशेष की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। तो यहां लाल क्या है? विशेषण। और टोपी क्या है? क्वेश्चन मतलब कैसे घुमा के देता है वो। किस समास में संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अभी बताऊंगा किस समास में। कर्मधारय में। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, मगर मेरे को आपको विशेषण और विशेष समझाना था। ठीक है ना? ठीक है। अब आप बताएंगे सर, चौराहा। चौराहा डेफिनेटली अगर मैं समास बता रहा तो इस पे भी दो शब्द लगे होंगे। एक तो निकाल दिए चो और एक राह। राह को बोलते हैं वे। इसलिए इंग्लिश से भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग दोस्त हैं तो इंजीनियरिंग दोस्तों को समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो मैं सोच रहा हूं कि इंग्लिश भी थोड़ी बताऊं, क्योंकि इंग्लिश हमारे बच्चों की बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ाने जाऊंगा मैं तो आपको देखूंगा कितनी अच्छी है। चलिए वे मतलब एक नाउन हो गया। वे की विशेषता क्या है कि वो कितनी है? तो मुझे बताइए विशेषण कहां है यहां पे? ये रहा चो। चो का मतलब यहां पे क्या है? चार। और राह मतलब होता है वे। ये क्या है? नाउन। नाउन नहीं बोलना है, मगर आपको यहां टर्मिनोलॉजी का यूज करना है। क्या बोलना है यहां पे आपको? विशेष्य। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? जैसे कि जल्दी से बताओ, ये पेन है और ये ब्लू है, जल्दी बताओ इस पे विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? तो सर विशेषण इस पे ब्लू है और विशेष्य क्या है? पेन। आ गई मेरी बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेषण और विशेष समझ में आ गया। इसी के साइड में एक चीज और चिपका रहा हूं मैं। विशेषण के साइड में यहां लिख रहा हूं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। अब मेरी बात समझना, जैसे बोलूं हरा, नीला, पीला, ऊंचा, मोटा, तगड़ा, पतला, काला, गोरा, तो ये तो विशेषण होते हैं। इनको हम साधारण या सिंपल एडजेक्टिव कहते हैं। मगर वही विशेषण अगर संख्या की बात करने लगे, जैसे कि ये लिखा था मैंने, चो मतलब चार लिखा था, तो ये कैसा विशेषण? साधारण विशेषण है कि गिनती वाला विशेषण है? तो आप बोलेंगे गिनती वाला, और गिनती वाला है मतलब संख्या वाला है। तो ये विशेषण कैसा है? साधारण नहीं है, संख्यावाचक। तो ऐसा विशेषण जो संख्या का बोध कराता है। जैसे मैं बोलूं सप्तऋषि। क्या बोला मैंने? सप्तऋषि। तो ऋषि तो संज्ञा हो गया। तो ऋषि की विशेषता क्या है? कितने हैं वो? सात है। सात संख्या है। तो संख्या के रूप में जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और साधारण विशेषण आपको मालूम ही है, ये लाल टोपी। लाल संख्या का बोध करा रहा है क्या? नहीं करा रहा। तो समझ में आ गया संख्यावाचक विशेषण और साधारण विशेषण।
अब देखिए, अब जादू देखना आप, ठीक है ना। आई होप आपको जितनी मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी थी वो सब समझ में आ गई होगी। अब मैं आ रहा हूं समास पे, ठीक है ना, अब मैं आ रहा हूं समास पे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं समास की बात करूं तो समास के होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख अलग तरीके से रहा हूं। देखिए, यहां समास, ये पूर्व पद और ये पर या उत्तर पद। देखिए, यहां पे जो मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं वो डायग्राम मैंने खुद सेट करा हुआ है। आप कैसे भी 6 भेद पढ़ सकते हैं, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि किसी ऊपर वाले को नीचे भी कर सकते, नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते। मगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करेंगे तो समास कभी भी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि क्यों बता रहा हूं मैं, टेबल क्यों बता रहा हूं, डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा समास कहलाता है, डायरेक्ट जैसा आता है। आ रही बात समझ में? तभी तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं काहे के लिए भेजो, डायरेक्ट समास बताता मैं, तत्पुरुष समास, ये पता। आ रही बात समझ में? चलिए, पहला समास का नाम लिख रहा हूं मैं अव्ययी भाव। पहले समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव, ठीक है ना। अव्ययी भाव अगर आपने समास पढ़ा है तो दूसरा समास इसके तुरंत बाद आप पता क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष। कौन सा पढ़ेंगे? तत्पुरुष। आप तत्पुरुष को पहले भी पढ़ सकते हैं, अव्ययी भाव को सेकेंड में पढ़ सकते हैं, कोई भी रोक टोक आपको नहीं है। मगर आप जब ऐसे पढ़ोगे ना तो इसमें एक जादू दिखाने वाला हूं बस आपको भी, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कैसे याद होगा देखो। तीसरा समास बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि आपने तीसरे नंबर पे लिखा है तो चौथे नंबर पे आप ओनली द्वंद्व ही लिखना। क्या लिखना? द्वंद्व। ये सीक्वेंस करोगे तो अभी जादू दिखाने वाला हूं, फिर बोल रहा हूं मैं, दिखाऊंगा। पांचवा कर्मधारय। तो फिर छठवा तो आप बता ही दोगे, दिगु। ये होगा 6 समास। आपके समास के भेद कितने होते हैं? 6। देखिए, 6 भेद आप कैसे भी याद कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। आप तो दिगु को ऊपर ले आओ, कर्मधारय को ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ। मगर ऐसे करोगे ना तो मैं कुछ जादू दिखाने वाला हूं, फिर बोला मैंने आपको। चलिए, अब उस टर्मिनोलॉजी का जो मैंने बताई थी वो यूज करने वाला हूं। देखो, 2 तो कर ही ली, पूर्व पद और परपद। पूर्व पद परपद मालूम है ना, इस साइड वाला पूर्व, ये पूर्व और ये पर। अब आप ऐसे खड़े मत हो जाना, बोला सर ये राइट हैंड मेरा पूर्व हो रहा है। ये आपको जैसा लग रहा है, ऐसे खड़े होगा तो राइट हैंड आपका पूर्व होगा, ये लेफ्ट होगा। मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं, ठीक है ना। ये पूर्व मतलब पीछे वाला और ये सामने वाला। आगे बात समझ में? चलिए, बहुत बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूं। देखो आप में, जिसका पूर्व पद प्रधान और परपद गौण होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान पर पद गौण होता है, कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब अगर ये डेफिनेशन आपको याद हो गई, ये तो इसको याद नहीं करना है आपको। क्या करना है? थोड़ा दिमाग लगाना है। इसको 3 गुणा कर दो आप, गौण को इधर ले आओ और प्रधान को इधर ले आओ। या फिर दूसरा तरीका, इसका अपोजिट क्या होगा? प्रधान का अपोजिट होता है गौण, और गौण का अपोजिट होता है प्रधान। जैसा आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या प्रधान का अपोजिट गौण, गौण का अपोजिट प्रधान। देखो, अव्ययी भाव समास से क्या बना दिया मैंने? तत्पुरुष समास। तो डेफिनेशन क्या होगी? जल्दी आप बोलिए। इसका पूर्व पद गौण, परपद प्रधान होता है, कौन सा समास? तत्पुरुष समास कहलाता है। अब बहुव्रीहि, देखो ये दोनों जोड़े हैं, याद रखना, ये दोनों के जोड़े बन गए। अब इन दोनों के जोड़े बनेंगे और इन दोनों के जोड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए, बहुव्रीहि समास, गौण गौण। डेफिनेशन जल्दी बोलो। जिसके दोनों पद गौण होते हैं बहुव्रीहि समास कहलाता है। उल्टा कर दो, गौण का उल्टा क्या होता है? डेफिनेशन आ गई। याद नहीं करना कुछ भी, दिमाग लगाना है बस। गौण का उल्टा कर दो, बस याद रखना। द्वंद्व अगर ऊपर करोगे तो इधर प्रधान प्रधान आ जाएगा,
ये थोड़ा ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ। इसको इधर करोगे तो प्रधान प्रधान ऊपर आ जाएगा, प्रधान का अपोजिट कर देना कोण। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, याद रखना। अकल लगाना है थोड़ी, यहाँ पे नकल नहीं करनी, ठीक है। इधर आ जाए, ये दोनों भाई है। अभी तक देखो अपन ने 4 में क्या करा, अपोजिट करा। अब ये दोनों क्या है, जुड़वा भाई है। ये दोनों सेम चीज ले रहे हैं। देख लेते क्या ले रहे हैं सर, जुड़वा भाई है तो विशेषण विशेष। देखो भाई बोला था ना जुड़वा भाई हैं, मगर मेरी एक बात याद रखना, जुड़वा भाई जो होते हैं ना उनमें कुछ तो अंतर होता है सर। एक तिल का ही अंतर हो जाए मगर होता थोड़ा सा है ना। तो इन दोनों में एक अंतर दिखाने वाला हूं। देखो मैं इसके साथ में एक चीज चिपकाने वाला हूं, इसके साथ संख्यावाचक विशेषण। हो गया अंतर। बाकी देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, यहां भी विशेष है, यहां भी विशेष है, यहां भी विशेषण है और यहां भी विशेषण है। बस दिगु में याद रखना है, दिगु। देखो दिगु 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 दिगु, दो 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 निकल रहा है। जहां भी दो निकल जाए वहां संख्यावाचक विशेषण आ जाए। कर्मधारय में कहीं गिनती मुंह में आ रही है क्या? नहीं आ रही, मतलब साधारण विशेषण। ऐसे भी याद कर सकते, दिगु दिगु, द्वि 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 द्विगु, दो दो। दिगु में संख्या निकल रही मुंह से तो संख्यावाचक विशेषण। और ये तो सेम है ना, यहां तो कुछ चेंज ही नहीं करा मैंने। तो बेटा ये होती है 6 भेद आपके। ये मेरा पता पढ़ाने का तात्पर्य इसलिए था, अभी जैसे कि अभी राजस्थान पटवारी भी अभी हुआ, एमपी का पटवारी हुआ, एमपी एसआई हुआ, यूपी एई हुआ। प्रीवियस पेपर जब आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पता है क्या पूछा उसने, जिसके दोनों पद आप प्रधान होते हैं। अच्छा आप प्रधान का मतलब क्या होता है मालूम? गुण। तो जिसके दोनों पद गुण होते हैं कौन सा समास कहलाता है? देख लो, बहुब्रीहि समास। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है तो दिमाग लगाना है बेटा, 1 नंबर फ्री के है ये। अभी मैं अंदर तो गया ही नहीं कि अव्ययभाव समास पे एग्जाम्पल कौन से, इससे ही एक क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को याद नहीं होती डेफिनेशन, और मैंने आपको डेफिनेशन यहां लिखवाई नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या बोला था आपसे, मैं आपको स्ट्रक्चर हिंदी पढ़ाने वाला हूं। स्ट्रक्चर ही तो पढ़ा है, कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा मैं, मगर आपको याद सब हो जाएगा। मैं और टीचरों का समान यहां पे डेफिनेशन डिस्कस नहीं करूंगा सर, मगर उसके बाद भी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, जैसे कि ये हुई है। तो ये एक मेरा समास का एक मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। मेरी दूसरी क्लास में इस समास, हर एक समास को अपन डील करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो आज आपको अगर मेरा ये समास पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दृष्टि चैनल, दृष्टि टेक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी पहुंचाएं, जिससे वो इस बेहतरीन ट्रिक को समझ पाए। तो आज के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मेरा वीडियो देखा, और आप सभी स्टूडेंट को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।